हाँ तो विद्यार्थियों, आपका हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज का जो दिन है वो है थर्ड, और डे सेकंड पर जो आपने काम किया था वो आपके सामने स्क्रीन पर बोर्ड पर है। ये देख लीजिए, ये डे सेकंड था जब हमने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था और इसका हमने ग्राफ भी बना लिया था। तो अब जो आपने जो ग्राफ बनाया था, वो जो आपने ग्राफ बनाया था वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो, आपने जो ग्राफ बनाया था वो ये वाला ग्राफ था, इस तरह का। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इस तरह का जो ग्राफ था वो आपने बनाया था, ये आप देख लेना। और एग्जाम्पल 4 जो था, यानी डे फर्स्ट जो है, उसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से है, वो ये देख लीजिए आप। ये वाला एग्जाम्पल 4 का ग्राफ है, ठीक है। ये इस तरह से आपने 2 ग्राफ बना लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने कल कर लिया था, ठीक है। मैंने आपसे कुछ कहा भी था एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करने के लिए, वो आपने किया या नहीं वो तो देखो अब पता पड़ेगा, मैं ऐप में चेक करूँगा तो पता चल जाएगा। बाकी का आप एक बार ये देख लीजिए कि जो ये हम देख लेते हैं। देखो, आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कैमरामैन से निवेदन है कि एक बार देख लें स्क्रीन को, आ रहा है इसमें। अब देखो, इसमें जो ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें ये एग्जाम्पल नंबर आपका, आप आगे जो है वो छठा लेंगे हम, है ना। ये देखो, ये तो एग्जाम्पल नंबर 4 है जो हमने कर लिया था, और ये एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी हमने कर लिया। और अब देखिए, ये जो है ये एग्जाम्पल नंबर 5 का ग्राफ है गया है जो, और ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 6। और इसके लिए आप जो पेज नंबर है वो निकाल लेना, 61 आपकी बुक में पेज नंबर 61 है। कैमरामैन एक बार देख लो। ठीक है बच्चों, ये आपके पास है और मैं इसको मेरी स्क्रीन पे देखता रहूँगा। आप इसको अपनी बुक में देख लीजिए, या मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। मैं मेरी स्क्रीन पर इसको देखता रहूँगा। अब देखिए, हम आगे का काम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पर, यह है 4x + 6y = 18, ठीक है। तो इसको एक बार इरेज करते हैं हम। डे सेकंड का काम है ये, और आज का जो डे है वो होगा थर्ड। एक बार देख लीजिए, हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही है वो है 4th एक्सरसाइज, और इसका नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण तथा असमीकरण, ठीक है। और आज जो डे है वो है थर्ड, और आज जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। और एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो पेज नंबर 61 पर है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 4x + 6y = 18 हमारे पास जो है क्या है, 4x + 6y = 18। और अगली जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 9। 2x + 3y = 9, ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर ले लिया सेकंड, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, करना वही है, हमको करना क्या है कि इसका ग्राफ बनाना है। अब तक जैसे आपने ग्राफ बनाया वैसे ही हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको ले रहे हैं। सेकंड वाली इक्वेशन जो है उसको इसके साथ में लिख देते हैं ऊपर, उसके लिए हम बाद में ट्राई करेंगे। एक बार देखो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये सेकंड वाली इक्वेशन मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। ये है क्या, 2x + 3y = 9, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और ये वाली जो इक्वेशन है ये फर्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले रहा हूँ। इक्वेशन है आपके पास 4x + 6y = 18। 4x + 6y = 18, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट जो है उसको देखते हैं हम। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक टेबल बना लेनी है आपको पहले, x y, इस तरह से आपको एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। और ये दो कॉलम हमने इसमें बना लिए। अब देखो, इस वाली समीकरण पे आ जाओ, इसको ले लेते हैं। तो क्या है आपके पास, देखो ये 4x 4x + 6y बराबर कितना है, 18।
अब देखो सबसे पहला काम तो क्या है कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, देखो यानी प्रत्येक संख्या में 2 का भाग लग रहा है। सबसे पहला काम तो ये है कि प्रत्येक में 2 का भाग लग रहा है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, प्रत्येक में 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, ये 2x प्लस 3y बराबर ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2x बराबर 9 माइनस 3y, ये जो प्लस का 3y है बराबर से इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ गया तो माइनस का आ गया, या फिर हम कह देंगे x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो देखो देखिए जैसा आपने पढ़ा है अभी तक वही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके मान रखेंगे। जैसे y का मान आप 0 रखो, देखो ये मान आप कोई सा भी रख सकते हो, मैंने आपको बताया था कोई कुछ भी मान रख लो, 1 रखो, 0 रखो, -1 -2 माइनस में प्लस में कुछ भी रख लो, लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि x का मान हम कोशिश करेंगे यथासंभव कि पॉइंटों में ना आए, बटे में प्राप्त ना हो, क्योंकि अगर पॉइंटों में और बटे में आ जाएगा तो हमको ग्राफ पेपर पे जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसे बनाने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, वो पॉइंटों में जो है वो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम ट्राई करते हैं एक बार y बराबर 0 रखने पर, इसमें y की जगह 0 रख दोगे तो x बराबर कितना, देखो y की जगह 0 रखोगे तो 9 माइनस 3 इंटू 0 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 बटे 2 बराबर, ये तो 4.5 आ गया। इसलिए ये वाला जो मान है 0, ये रखना सही नहीं है, यानी कि 0 रखोगे तो उससे पॉइंटों में मान आ रहा है जो कि ठीक नहीं है हमारे लिए। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा मान प्राप्त हो जाए जो पूर्णांक हो। ठीक है, तो अब देखो 2 ऊपर वाली राशि जो है वो 2 से कटनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ऊपर कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 2 से कटे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है आपको। देखो अगर y बराबर आप 1 रखते हो, देखो हम क्या रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर, अब इसमें आप y बराबर 1 रख दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 9 माइनस 3 इंटू 1 बटे 2। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 बटे 2, और बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 बटे 2, 2 से काट दो 3, तो बराबर कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो y बराबर 1 जब आपने रखा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ रहा है 3। तो स्पष्ट बात है जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है, 3। पहला पॉइंट तो आपके पास ये आ गया। अब देखो दूसरी बार में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई और मान रख लो आप, जैसे माइनस में भी रख सकते हो, है ना, तो माइनस रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब एक बार हम y बराबर हम रख लेते हैं -1, y बराबर -1 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, तो ये ऐसे कैसे ही आ गया। और यहाँ पे अंदर आपको y की जगह क्या रखना है, 1, जो पहले 1 रखा था अब क्या रखना है, माइनस का 1, और नीचे आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 9। अब देखो ये माइनस और माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और 3 एकम हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 3 बटे 2, कितना आ जाएगा, ये 12 बटे 2, और 2 से काट दो 6, तो ये आ गया 6। यानी कि y बराबर क्या रखा था आपने, y बराबर आपने रखा था -1, तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो y बराबर -1 रखा तो x बराबर आ गया 6। ये समीकरण नंबर 1 की टेबल होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब आप समीकरण नंबर 2 पर आ जाइए। देखो समीकरण नंबर जब 2 आप 2 को देखोगे, हाँ देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में कुछ कॉमन तो है नहीं। देखो यहाँ पे तो प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि 2x प्लस 2x बराबर कर लो आप, है ना, 2x बराबर इसको इस तरफ ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3y, या x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें आप ये समीकरण 3 थी और ये हो गए समीकरण नंबर 4। अब इसमें भी आप कुछ ऐसे मान रखो, जैसे हम कोशिश करते हैं कि वो मान नहीं रखें जो इसमें आएंगे, है ना, अलग ही मान रखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे अब आप इसमें y बराबर -2 रख के देख लो आप, y बराबर -2 रखने पर, y बराबर -2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर देखो कितना, 9 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख दोगे आप, -2 बटे 2। अब 3 दूनी 6, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 9 प्लस 6 बटे 2, और 9 और 6 कितने हो गए, 15 बटे 2। अब ये 15 बटे 2 तो कटेगा नहीं, इसलिए ये जो है माइनस का 2 जो रखोगे, ये रखने पे
अगर आप रखते भी हो तो कितना आ जाएगा, देखो 15 का आधा 7.5, ग्राफ बन जाएगा आपका, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ तो बन जाएगा, 7.5 से ही बन जाएगा। लेकिन पॉइंटों को ढूंढने में कुछ परेशानी आती है, तो क्या हम क्या करेंगे कि -2 जो है वो तो रखना ठीक नहीं है। तो अब और कुछ रख के देख लेते हैं। देखो +2 रख के देख लो, +2 रखो तो कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 9 में 6 घटाओ 3 आएगा, वो भी सक्सेस नहीं होगा। तो अब इसमें क्या करोगे, 0 भी नहीं होगा सक्सेस, 3 3 9, ये आप रख सकते हो। देखो 3 रख के देख लो आप, y बराबर 3 रखने पर, अब y बराबर आप इसमें 3 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, देखो 9 - 3 इंटू 3/2, तो 9 - 3 3 9, 9 - 9/2, और ऊपर आ जाएगा 0/2, यानी कि आ जाएगा 0। यानी y बराबर क्या रखा आपने 3, और क्या आ रहा है x बराबर 0। तो इसकी टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये x हो गया, ये y हो गया, तो देखो क्या रखा था आपने, y बराबर 3 रखा था, y बराबर 3, तो x बराबर कितना आ रहा है, ये x बराबर 0 आ गया। पहला तो बिंदु ये प्राप्त हो गया आपको। अब देखो ये तो y बराबर 3 रखने पे आया था, अब और भी कुछ रख के देख लो, जैसे कि 3 है ना, अब आप -3 रखो, तो -3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो देखते हैं, y बराबर -3, -3 रखने पर, y बराबर -3 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 - 3 इंटू -3, ये जो y है उसकी जगह, ये वाला जो y है ना, ये वाला, इसकी जगह आपने क्या रख दिया, -3 रख दिया, बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब कितना चल रहा है ये, 3 3 9, और माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 9/2, यानी कि 18/2, और 2 से काट दो आप 9, तो ये आ जाएगा 9, पूरी पूरी संख्या आई है। तो y बराबर क्या रखा था आपने, -3, और x की जगह कितना आ जाएगा 9। ये आपकी 2 सारणियाँ बन गई। अब इसकी जगह हमें बनाना है ग्राफ, ग्राफ को ग्राफ पेपर पे बना लेते हैं, बाकी मैं आपको बोर्ड पे ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो, ले लीजिए भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हाँ तो बच्चों देखो, ये जो जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो ना, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना, ये तो बात देखो विदित है सबको कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन में ऐसा होता है कि कई बार हम क्या है कि आप अपने बेडरूम में बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, या फिर आप और कुछ काम कर रहे हो, देखते देखते पढ़ रहे हो, लेटे लेटे पढ़ रहे हो, मोबाइल आपके हाथ में होता है। लेकिन देखो ऐसे आप नहीं पढ़ पाओगे। मैं आपसे केवल यही निवेदन करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, क्लास में जैसे प्रॉपर पढ़ते हो, टेबल पे आपको बैठना है, और उसके साथ में पेन पेंसिल रबड़ ग्राफ वगैरह ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप बैठे हो केवल देख रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो, लेटे लेटे देख रहे हो, ऐसा नहीं। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो बिल्कुल वैसे के वैसे ही उसी माहौल में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ पेपर आपको लेके बैठना है, ये सारी चीज़ आपके पास नोट होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आप सारणी नंबर ये देखो ये देखो, तो हर बार ऐसा देखो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं बैक जाके आपको दिखाऊं, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग वीडियो में रोक के पीछे हम जा नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को ये कॉपी में नोट करना होगा पूरा का पूरा, ऐसे कैसे ही, और उसके बाद मैं आपको ग्राफ बनवाऊँगा। अब देखिए ग्राफ पेपर पर हम चलते हैं, आइए। हाँ देखिए, अब हम आ गए अपने ग्राफ पेपर पे, अब आइए देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए देखो आपको क्या करना है कि इस तरह से ये लाइन हमने खींच ली, ये, और एक दूसरी लाइन हमने इस तरह से बना ली, इस तरह से। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे बोला था आप कॉपी में नोट करना। आप सारणी अब आप देखिए, कोई पहली सारणी जो है वो क्या है आपके पास, पहली जो सारणी है देखो वो आपके पास है x और y। ये देखो पहली सारणी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x, ये सॉरी x और ये y, और इसमें जो पॉइंट है आपके पास में 3 1 और 6 -1, 3 1 और 6 -1। तो पहले तो इस वाले बिंदु को देखते हैं। ठीक है, देखो ये आपको पता है ये वाला पॉइंट तो क्या होता है 0 0, ये मूल बिंदु हो गया 0 0, ये आपके पास हो गया 1, ये 2,
3 4 5 6 7 8 9, ये 10। इस तरफ ले लो आप -1, सॉरी जीरो नहीं है ये, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे ही ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, इस तरह से। अब पहला पॉइंट क्या है आपके पास, देखो ये है 3 1, यहाँ पर देखो ये 3 और 1, यानी एक्स पे तो आपको क्या देखना है, एक्स अक्ष पे तो आपको देखना है 3, तो ये एक्स अक्ष पे देखो ये रहा 3, ये वाली लाइन जो है 3 की है। और वाई अक्ष पे आपको क्या देखना है, वाई अक्ष पे 1 देखना है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 1 3 1, ठीक है। ये एक स्टूडेंट और है हमारा, देखो कैमरा मैन दिखा दो। चलो ये दूसरे स्टूडेंट को आप बाद में देखना। अब देखो आगे देखो, अगला जो पॉइंट है 6 -1 है आपके पास, देखो ये 6 ये -1, ठीक है, ये 6 -1 देखिए, ये तो 6 है आपके पास ये वाला पॉइंट, और -1 ये है। अब देखो 6 तो ये, अब -1, अब वाई अक्ष पे -1 लेना है, ये है वाई अक्ष, देखो जैसे ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये ऊपर वाई है और नीचे ये वाई डैश है। तो एक्स अक्ष पे तो 6 ये हो गया, अब वाई अक्ष पे -1, देखो ये रहा, तो -1 और 6 की रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो ये जो आपके पास पॉइंट आ गया, ये कौन सा आ गया, 6 और -1 का, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम एक बार मिला देते हैं, ये रेखा आ गई। इस प्रकार से पहली वाली लाइन का समीकरण बना है। पहला वाला समीकरण क्या था, 4x + 6y = 18। ये क्या है, 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18, ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा वाला जो समीकरण है वो देखिए, दूसरी वाली सारणी, दूसरी सारणी मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्या है ये, xy और xy के साथ 0 3 और 9 -3, 0 3 और ये 9 -3। तो पहले तो हम देखेंगे ये 0 3, तो 0 तो एक ही पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया था, ये रहा 0, और वाई अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे 3 कहाँ है, वाई अक्ष पे 3 ये रहा, ठीक है, तो 0 और ये 3, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो ये जो है ये वाला पॉइंट आ गया 0 3, ठीक है। इसके बाद में देखो अगला पॉइंट क्या है, 9 -3, ठीक है, ये रहा 9 और ये -3, तो 9 -3 का देखो एक्स अक्ष पे तो आपको लेना है 9, ये आ गया एक्स अक्ष पे 9, और वाई अक्ष पे लेना -3, ये आ गया -3, तो देखिए ये जो है ये वाला पॉइंट आ गया 9 -3, ये रहा, ठीक है, इस लाइन पे ही आया है ये 9 और -3। अब देखो इन दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, एक ये रहा एक ये रहा, अगर इन दोनों को मिलाते हो तो इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी, ये लो बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, ठीक है, इस प्रकार से ये लो लाइन के ऊपर लाइन आई है। तो अब देखो यहाँ पर एक लाइन नहीं है, ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, और ऐसी लाइनें जब एक के ऊपर एक आती है ना, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखाएं, ऐसी लाइनों को हम कहते हैं संपाती रेखाएं। और ये जो आपने पिछला जो उदाहरण था 5 वाला लिया था, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और ये जो डे फर्स्ट में जो हमने लाइनें ली थी, इनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अब ये 3 प्रकार की रेखाएं आपके पास आ गई हैं। अब देखो एक बार हम चलते हैं वापस अपने बोर्ड पर। हाँ तो देखिए ग्राफ आपका बन चुका है, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन चुका है और ये आपका एग्जाम्पल था। अब आगे का काम हम देखते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 3 दिन का जो काम है वो मैं एक साथ समझा रहा हूँ। अब तीसरी क्लास है हमारी, 3 दिन में जो भी काम किया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो देख लीजिए। देखो
आपने डे फर्स्ट में, डे सेकंड में और आज डे थर्ड है, इसमें आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने एक दिन में एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था आज का काम जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या समझाने जा रहा हूँ वो आप देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अच्छी तरह समझ लो आप इसको। देखो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने जो डे फर्स्ट में जो एग्जाम्पल किया था, यानी एग्जाम्पल नंबर जो 4 था, वो आपके पास ये वाला समीकरण था। क्या था? आप देख लेना एक बार। 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13 और 5x - 2y = 4, 5x - 2y = 4। ये आपके पास एग्ज़ाम्पल नंबर 4 था, जो हमने कौन सी क्लास में किया था? डे फर्स्ट में किया था। ठीक है, इसी समीकरण को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इस 13 को इधर और 4 को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2x + 3y - 13 = 0 और 5x - 2y - 4 = 0। ठीक है, अब देखो, ये जो 2 समीकरण है ना, इनको किस रूप में मानते हैं हम? ये ध्यान रखना, कोई भी समीकरण जो है इस रूप में माना जाता है। a1x + b1y + c1 = 0 और ये a2x + b2y + c2 = 0। ये जो समीकरण होते हैं इनको हम कहते हैं रैखिक समीकरण, और जब 2 होते हैं तो हम उसको कह देते हैं रैखिक युगपत समीकरण। तो अब एक बार देखिए, ये जो डे फर्स्ट में जो आपने एग्जांपल किया था, अब ये a1 की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। तो एक बार हम लिख लेते हैं। देखो, a1 बराबर कितना है? 2 और ये b1, देखो ये तो a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। चिन्ह इनके साथ रहेंगे, प्लस है या माइनस। तो देखिए a1 बराबर तो 2 है, a1 बराबर 2 और a2 बराबर कितना है? a2 बराबर है कितना? 5। इसी तरह से b1 बराबर कितना है? 3 और b2 बराबर कितना है? -2। इसी तरह से c1 बराबर कितना है? -13 और c2 बराबर कितना है? -4। ठीक है, इन चीज़ों का आप एक बार देख लो। अब एक बार देखिए, मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि a1/a2 बराबर कितना है? ये 2/5 है, ये 2/5 और b1/b2 कितना है? 3/-2। अब ये -2 जो है ना, ये यहाँ से हट के यहीं पे आ जाता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, माइनस का जो नीचे जो है, ये माइनस को यहाँ से हटा के हम यहीं पे लगा देते हैं और ये आ गया 3, यानी हम इसे कह सकते हैं -3/2। और c1/c2 बराबर, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो कुल मिला के ये 13/4 आ जाएगा। ये तीनों के तीनों गुणांक जो है हमारे पास आ गए। देखो, ये a1 जो है x का गुणांक कहलाता है, b1 जो है y का गुणांक है, c1 अचर पद है, यहाँ पे a2 x का गुणांक है, यहाँ पे b2 y का गुणांक है, यहाँ पे c2 अचर पद है। इन बातों का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जब भी कोई समीकरण आपको दिया जाता है इस तरह से, जैसे हल करने के लिए दिया था, ये वाला जो समीकरण युग्म जो आपके पास था, ये जो समीकरण युग्म आपके पास था 4 नंबर में, उसमें आपके पास इस प्रकार की रेखाएं आई थी, प्रतिच्छेदित रेखाएं आई थी, इस तरह से काट रही थी। तो समीकरण को हल किए बिना, ध्यान सुनना, समीकरण को हल किए बिना हम ये कैसे पता करें कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी या रेखाएं संपाती होंगी, एक के ऊपर एक हो जाएंगी? कैसे पता करेंगे? ये आएंगी, ये आएंगी या ये आएंगी? उसके लिए देखिए एक तरीका है, और उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए देखो, आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप देखो, आप a1/a2 कितना है? 2/5, ये रहा। और b1/b2 कितना? -3/2। तो हम क्या कहेंगे? बराबर हैं क्या ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और क्रॉस कर देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे b1/b2। देखो, ये तो 2/5 है, ये -3/2। ये 2/5 होता और ये भी 2/5 होता, तब हम लिख देते बराबर है। या फिर ये -3/2 होता, ये भी -3/2, तब भी हम लिखते बराबर है। लेकिन ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो हमने क्या लिख दिया? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ देंगे? ये वाला जो चिन्ह है ना, ये वाला जो चिन्ह, इसको हम पढ़ते हैं इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, या शुड नॉट इक्वल टू भी पढ़ देते हैं। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी बराबर नहीं है।
तो जब बराबर नहीं होगा तो हमेशा कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये आप ध्यान रख लेना कि जब भी A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं होंगे तो हमेशा इस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हमने क्या लिख दिया? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हैं, यहीं पे लिख लेना हैं, दोनों बराबर नहीं है। अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर हो गया था 4th। अब आप अगला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और एक बात और ध्यान रखना, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। जहाँ पर दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है वही इसका उत्तर होता है। अब जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काट देती हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो दोबारा कभी काट दे। इसलिए अब अद्वितीय शब्द का मतलब क्या है? अद्वितीय का मतलब होता है ऐसा हल जो दूसरा कोई प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अद्वितीय हल है। ये ध्यान रखना, जब भी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, जब ये शर्त होगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और जब प्रतिच्छेदी होंगी तो कैसा हल प्राप्त होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो अगला जो उदाहरण था 5वां वो हम देखते हैं। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? ठीक है, अब आगे देखो। अब देखिए, आपने डे सेकंड में जो एग्जांपल पढ़ा था वो हम देख रहे हैं। डे सेकंड में जो आपके पास था वो था 2x + 4y = 10। देखिए क्या था आपके पास? 2x + 4y = 10, और उससे नीचे था आपके पास 3x + 6y = 12। 3x + 6y = 12। और ये कौन सा है? ये एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 5वां। और ये कब पढ़ा था हमने? डे सेकंड की क्लास में पढ़ा था। इसको उसे अपेक्षांतर करेंगे। देखो, 10 को इधर लेके आओ, 12 को इधर लेके आओ, तो कितना आ जाएगा? 2x + 4y - 10 = 0, और 3x + 6y - 12 = 0, और ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो देखिए, स्पष्ट सी बात है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, सॉरी ये B1 हो गया, और ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। तो देखिए, फिर से हम A1/A2 ले लेते हैं। अब A1 कितना है? 2, और A2 कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर देखो, B1/B2 ले लेते हैं। B1/B2 कितना है? 4 और 6, ये 4/6 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये कितना आ रहा है? 2/3, बराबर आ रहे हैं दोनों। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि C1/C2, C1/C2 कितना है? देखो, -10 और -12, माइनस है तो माइनस कट जाएगा, और 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, ये 5/6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये और ये दोनों बराबर हैं। मतलब हमने क्या कहा कि A1/A2 बराबर कितना है? B1/B2 के। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। देखो, अगर ये बराबर नहीं होते, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो वो पहले वाली स्थिति लग जाती है, अभी बताई थी जो मैंने। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा और अद्वितीय हल वाली। लेकिन अब जब ये दोनों बराबर हैं तो हमें तीसरा पद भी देखना पड़ेगा, क्या वो बराबर है या नहीं है। तो ये बराबर नहीं है। देखो कितना है वो है 5/6। ये देखो 5/6, तो हम क्या कर देंगे? इज नॉट इक्वल टू C1/C2, बराबर नहीं है। तो ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो आपके पास स्थिति आई है, ये किसकी स्थिति आई है? इस स्थिति में कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? देखो, इस स्थिति में हमको समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, इस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। और जब ऐसी रेखाएं प्राप्त होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि कोई हल, एक मिनट आप पहले इसको लिख लेना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं।
और ये वाली स्थिति जो होती है, देखो जब ये स्थिति प्राप्त होगी तो कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं। और इस प्रकार की रेखाएं जब प्राप्त होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं। समीकरणों को बिना हल किए, बिना ग्राफ बनाए ही हम ये बता सकते हैं कि किस प्रकार की रेखाएं होंगी, उनका कोई हल है या नहीं है। देखो हल तो तब प्राप्त होता जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे काट तो रही नहीं है, नहीं काट रही तो कोई हल भी नहीं है इसका। ठीक है, तो ये वाली जो स्थिति है कौन सी है, कोई हल नहीं वाली स्थिति है। और आगे देखिए, अब आज का जो काम हमने किया था वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, जो आज हमने किया था उस पर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में जो समीकरण थे, जैसा मैं मेरी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये 6 जो आज ही पढ़ा है हमने, 4x + 6y = 18। और इसके साथ में दूसरा जो था 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9। इन दोनों को परिवर्तित करेंगे, 18 और 9 का पक्षांतरण करो, इसको भी इधर लाएंगे, इसको भी इधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4x + 6y - 18 = 0 और 2x + 3y - 9 = 0। अब देखो इसमें, इसको तो ये तो किसका रूप है, ये a1x + b1y + c1 = 0 और ये है a2x + b2y, y है ये y, ठीक है, + c2 = 0। तो देखिए ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1/a2 कितना है, a1/a2 देखिए 4/2, 4/2। इसे काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो a1/a2 कितना आ गया, 2/1। फिर b1/b2 देखते हैं, देखिए कितना आएगा, b1/b2 6/3 है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये भी काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी 2/1 आ गया। और फिर c1/c2 कितना आएगा, देखिए ये है -18 और ये है -9, माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 9 दूनी 18, यानी कि 2 एकम 2 और 9 एकम 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 2/1। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर कितना है, c1/c2। देखिए तीनों ही बराबर हैं, 2/1, 2/1, 2/1। अब जब तीनों बराबर होते हैं, ये तीनों ही बराबर आ गए, तो इनको बिना हल किए हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि इसमें जो रेखाएं आएंगी वो कैसी, ये एक रेखा और इसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी रेखाओं को मैंने बताया था आपको, हम कहते हैं समपाती, समपाती रेखाएं। और हल क्या होगा, अब देखो मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो एक हल प्राप्त होता है, नहीं काटती है तो कोई हल नहीं। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर है तो ये काट ही रही है, अनंत बार काट रही है। देखो ये आप यहाँ कितने बिंदु ले सकते हो, बहुत सारे बिंदु ले सकते हो, है ना, और बिंदु ले लो इनके बीच में, तो हम क्या कह देंगे, अनंत हल, अनंत हल विद्यमान है। अनंत हल विद्यमान है। ठीक है, तो ये हो गई अनंत हल वाली स्थिति, हो गई ये वाली स्थिति। अब एक बार देखो, ये जो तीनों जो हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हाँ, तो देखिए आपने ये हल तो आपने कर लिया होगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। अब इसके बाद में अब तक जितना भी काम किया है उसको एक सारणी के साथ समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने एक सारणी बनाई है बोर्ड पे, आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 कॉलम है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से देखो, पहला जो है गुणांकों के अनुपातों की तुलना। सबसे पहले जो है हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखा था a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के। आपको कोई भी दो समीकरण दिए, उन वो दोनों समीकरणों के गुणांकों को आप देख लो।
उन दोनों के गुणांक यदि क्या है कि यदि गुणांकों के अनुपात बराबर प्राप्त हो रहे हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, तो रेखाओं की प्रकृति हम क्या कैसी बताएंगे, हमने देखा था। तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी हो जाएंगी वो, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। और हल का प्रकार कैसा होगा, हमने देखा था अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब मैंने आपको बताया था एकमात्र, केवल एक ही होगा, एकमात्र हल, यानी एक ही बिंदु होगा जिस पर दोनों रेखाएं काटेंगी। ठीक है। ये तो आपके पास स्थिति नंबर हो गई 1। ये तो स्थिति नंबर 1 हो गई। दूसरी देखिए, दूसरा आपने क्या देखा था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू कितना है, B1/B2, लेकिन और ये था C1/C2। देखो इसमें शुरू के दो गुणांक बराबर नहीं थे। ठीक है। आप देख लेना समीकरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर आपके पास कौन सा था, शायद ये 5वां होगा। आप देख लेना इसको, है ना। एक बार इसको दोबारा देख लेना। हाँ देखिए, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या था आपके पास कि A1/A2, अच्छा इसमें ये बराबर नहीं आएगा, है ना, सॉरी। ऊपर वाले में क्या है, जब बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब यहाँ पे देख लो आप, A1/A2 बराबर क्या है, B1/B2 के, और ये तीसरा बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ये वाली जो स्थिति है ये देख लेना आप। ये आपने देखी थी एग्जाम्पल नंबर 5 में देखा था आपने, है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखा था। तो ये वाली स्थिति जब होगी तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर, समांतर रेखाएं। और इसको हम क्या कहेंगे कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर देखिए, तीसरी स्थिति क्या थी आपके पास, ये तीनों ही बराबर है। इसमें हम क्या कहेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है। अब जब ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे तो हमने क्या देखा था कि समपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। और इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल भी कह सकते हैं और हम अनेक हल भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, अनंत हल और अनेक हल। ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, ये ध्यान रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, स्क्रीन पर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे हम देखते हैं। इसी सारणी में कई बार आपसे क्या होता है कि एक प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आता है कि बताइए कि संगत हल है या नहीं है। अब संगत हल का मतलब क्या होता है कि समीकरण युग्म जो है वो संगत है या नहीं। देखो आपको हो सकता है एक समीकरण का युग्म दे दिया, जैसे 3x + 5y, जैसे देखिए आपके पास एक समीकरण दे दिया, कौन सा, 3x + 5y = 7 है और 2x + 6y = 9। ये कोई समीकरण दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया अपनी तरफ से, है ना, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। अब ये समीकरण देने के बाद में आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि ये इसके हल जो है वो संगत होंगे कि असंगत होंगे। अब ये संगत और असंगत क्या होता है, इसमें तो टेबल में तो कहीं है ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि आपको ये वाली स्थिति प्राप्त हो जाए, कौन सी, अद्वितीय हल वाली, या फिर आपको कौन सी प्राप्त हो जाए, ये अनंत हल वाली, ये दोनों स्थितियां यदि प्राप्त हो गई तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ये कैसा समीकरण युग्म है, ये संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। और इन दोनों के अलावा यदि ये बीच वाली प्राप्त हो जाए तो आप क्या कहोगे, असंगत, असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है।
ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि संगत हल है या नहीं, या फिर समीकरण युग्म संगत है या नहीं। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी हल प्राप्त हो जाए तब तो आप कहेंगे संगत है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हल प्राप्त हो रहा है और इसमें हल प्राप्त हो रहा है, इन दोनों में से यानी पहली और तीसरी में से कोई स्थिति आ जाए तब तो हम कहेंगे संगत है। और यदि ये तीसरी वाली स्थिति, ये बीच वाली स्थिति यानी दूसरी स्थिति प्राप्त हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये हल युग्म संगत नहीं है। ठीक है। अब देखो ये आज डे 3 जो है, ये आज का काम कंप्लीट हुआ। अब देखो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज का काम कॉपी पेपर लेके किया होगा, ज़रूर किया होगा, और कॉपी पेपर लेके करना, क्योंकि अब क्या है जल्दी हम ऐप के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं, उसमें होमवर्क वाला ऑप्शन भी है जहाँ पर होमवर्क आपको दिया जाएगा और फिर उसको देखा जाएगा। देखो ये आज का काम हो गया। अब इसी से संबंधित आगे जो एग्जाम्पल हैं वो आपको करने हैं, एग्जाम्पल ही करने हैं, अभी प्रश्नावली अब हमको नहीं चलना है, धीरे धीरे करेंगे, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। अब देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आगे की एक बात और सुन लीजिए आप। मैथमेटिक्स में बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर ये कैसी सारणी है, ये हमको याद नहीं होगी, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे टीचर्स हमको ट्रिक बता देते हैं, ये कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर आपको सफल होना है तो गणित में कोई ट्रिक काम नहीं करती है। जो भी टीचर ट्रिक बता रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में अगर आप किसी टीचर से ट्रिक पूछ रहे हो तो आप सबसे पहली गलती आपकी है। और अगर यदि कोई टीचर आपको ट्रिक से पास होना बता रहा है तो मैं कहता हूँ दूसरी गलती उस टीचर की है। इसलिए ट्रिक की सहायता से आप कभी भी पास होने की कोशिश मत करना। ठीक है। आपके पास जो तरीका है, गणित की बुक जो है, किताब लिखने वाले बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बहुत अनुभव होता है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं जो मैथ के अंदर बुक लिखते हैं, वरना वो लोग भी ट्रिक ही लिख देते हैं ना उसके अंदर। आपके पास जो बुक है, जैसे कि आप लोग जो बुक आपके पास है मोबाइल में आपने डाउनलोड करी है, या आपके पास बुक आपने मार्केट से खरीदी है, या फिर मेरे पास से कहीं पे भी है, किसी भी क्लास की है, चाहे आपने पहली से लेकर 9वीं तक पढ़ी है या आगे जब भी आप पढ़ोगे, या फिर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ट्रिक तो आपको हर चीज़ की मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि बुक लिखने वाले ट्रिक के रूप में ही बुक लिख दें? वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि गणित कभी भी ट्रिक की सहायता से नहीं पढ़ी जाती है। पढ़ोगे तो फिर आपको गणित कठिन लगेगी, फिर आप लोग ही शिकायत करते हो कि गणित बहुत कठिन होती है। गणित को अगर आप उसी तरीके से पढ़ोगे जैसे कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बिना ट्रिक की सहायता की, तो गणित आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगी। शुरुआत में आपको परेशानी ज़रूर आएगी लेकिन कठिन नहीं लगेगी। ये ध्यान रखना कि शुरू में जब आपने मेहनत कर ली, प्रारंभ में मेहनत कर ली, तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। प्रारंभ में ही आप ट्रिक के चक्कर में पड़ गए तो हर बार फिर ट्रिक ही ढूंढते रहोगे, और दुनिया में हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय मां भारती, वंदे मातरम।